Hello students. In the previous video we had started off with different types of reactions. So हम लोगों ने सबसे पहला रिएक्शन जो पढ़ा था that was a combination reaction. उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था that was a decomposition reaction. Decomposition reaction में भी तीन टाइप्स थे. One was thermal decomposition, second one was electrolysis, third one was photolysis. Correct? Now we will proceed further. The next type of reaction that we have to look at is called as a displacement reaction. Now displacement reaction ये नाम से ही पता चलता है. Displacement reaction में क्या हो रहा है कि one atom or a group of atoms gets displaced by some other atom. So say for example, I'll give you an example and उसके बाद मैं definition लिख दूंगा ताकि आपको वो definition समझना आसान हो जाएगा. So let's say you have HCl. When it reacts with sodium, what you get is NaCl and hydrogen gas is released. Okay. So HCl, ये सारा aqueous medium के अंदर होता रहता है. So let's say this is aqueous. This is solid. NaCl aqueous. So what has happened in this case is if you look at the products over here, products में क्लोरीन जो है क्लोरीन इज अटैच टू सोडियम एंड रिएक्टेंट में क्लोरीन इज अटैच टू हाइड्रोजन. सो क्या किया यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. सोडियम डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, ओके. और एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और ये समझ में आ जाएगा. लेट्स से यू हैव कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4. ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन होता है. ओके, aqueous. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ आयन, आप जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, मान लो ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ओके, एंड इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आप आयन ऐड करते हो, इफ यू ऐड Fe, आयन पार्टिकल्स, आयन पीसेस ऐड करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज ये जो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन था ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ये कन्वर्ट इसलिए होता है क्योंकि यहां पे आपको मिलता है FeSO4 which is again in aqueous state plus Cu. Okay, so this forms a precipitate. Now यहां पे क्या हुआ है, यहां पे if you look at sulfate was attached to copper and products में sulfate is now attached to iron. तो बेसिकली यहां पे जो आयन है, what did iron do? Iron displaced copper. Iron displaced copper. ठीक है. So displacement reactions are now can be defined as where an atom or a group of atoms is displaced by another atom or group of atoms. ठीक है. सो यहां पे जैसे सोडियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, यहां पे आयन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर. नाउ ये FeSO4, दिस इज ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन एंड ये ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा. ठीक है. सो व्हेन आयन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. नाउ लेट मी आस्क यू व्हाट वुड हैपन इन दिस केस. ओके, आप ना FeSO4 सोल्यूशन लो. So let's say you have FeSO4 solution which is green in color. Okay. Now ये जो FeSO4 solution है इसमें आप कॉपर ऐड करो. सो उल्टा यहां पे हमने क्या किया, CuSO4 में हमने Fe ऐड किया. अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग FeSO4 सोल्यूशन ले रहे हैं एंड इस FeSO4 सोल्यूशन में हम लोग कॉपर ऐड कर रहे हैं. नाउ व्हेन यू डू दिस, व्हाट यू रियलाइज इज no change occurs. No change occurs इसका मतलब क्या है कि no reaction is taking place. क्योंकि अगर जो reaction, if reaction would have been taking place, in that case you would have seen some change ना. जैसे हमें यहाँ पे change दिखाई देता है, blue gets converted into green, यहाँ पे no change occurs. It means अच्छा Cu cannot react with FeSO4.
with FeSO4, और इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। FeSO4 CuSO4 plus Fe, solid aqueous. This reaction is just not possible. Okay, so it means I can say this: copper cannot displace Fe. Copper cannot displace iron. So iron can displace copper, but copper cannot displace iron. ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि there is something called as reactivity. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होता है. सो द रूल इज दिस: अ मोर रिएक्टिव मेटल can displace less reactive metal. ठीक है, ये रूल होता है. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. उल्टा कभी पॉसिबल नहीं है. लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल. ठीक है. सो अब विच मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव? तो अब हम लोग लिखते जाए, जैसे पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव. मैं ऑर्डर में लिखता जाता हूं. ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक के बाद आता है आयन के बाद अच्छा लेड के बाद आता है कॉपर के बाद आता है सिल्वर के बाद आता है गोल्ड Au. ओके फाइन. अच्छा, एंड यहां पे बीच में आता है हाइड्रोजन. So now the thing is, these are most reactive, and जैसे जैसे आप नीचे जाते हो reactivity decreases. So हमारे इस एग्जाम्पल में कॉपर एंड Fe में which one is more reactive? जो ऊपर आता है that is more reactive. Fe ये कॉपर के ऊपर आता है. Fe comes above copper, so Fe is more reactive than copper. So example, I can write Fe is more reactive than copper. So iron is more reactive. Fe is iron. Okay, so if iron is more reactive than copper, iron can displace copper. Rule यही होता है, more reactive metal can displace less reactive metal. So that is why iron can displace copper. तो इसी हमने देखो लिखा हुआ है iron displaced copper. Copper cannot displace iron. The reason is because copper is less reactive. Similarly, आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, HCl एंड सोडियम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, विच इज ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि सोडियम जो आता है ये ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव. So sodium can displace hydrogen. ठीक है. One more example, if I have to write, I can write it this way. Let's say copper sulfate solution CuSO4, okay, aqueous. It reacts with zinc. It will form ZnSO4. Again aqueous. This is solid and copper solid. A brown colored copper will get deposited. Okay, it will form a precipitate. जिंक सल्फेट ये कलरलेस होता है. सो यहां पे क्या हो रहा है? ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज बिकमिंग कलरलेस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, और एक एग्जांपल करें. सो मैग्नीशियम प्लस FeCl3 सोल्यूशन. ओके, FeCl3 इज aqueous, मैग्नीशियम इज सॉलिड. ओके, FeCl3 सोल्यूशन ये ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन होता है. नाउ आप अगर जो यहां पे देखोगे तो मैग्नीशियम आयन के ऊपर आता है ना. सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. नाउ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. सो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस आयन, राइट? मैग्नीशियम displaces iron. So when magnesium displaces iron, what you get is
magnesium chloride, that is MgCl2 plus Fe. Okay, now this is aqueous, this is solid. मैंने ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, आई लीव इट टू यू, प्लीज बैलेंस दिस. ओके, टेक इट एज अ होमवर्क. फाइन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आई होप अभी आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये याद रखनी है. फाइन. नाउ जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. Okay. Now double displacement reaction, let's take an example. Let's say you have sodium sulfate, Na2SO4, sodium sulfate. Sodium sulfate, when it reacts with, let's say, KCl, this is potassium chloride. Okay. Now यहाँ पे होता क्या है? Okay, what you get is, if you see over here, okay, यहाँ पे sodium is attached to sulfate and potassium is attached to chlorine. अब ये बस इंटरचेंज हो जाता है. अब पोटेशियम जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा. So potassium will form K2SO4, potassium sulfate plus NaCl. Okay. Now you might have this question कि potassium फिर इसके साथ सोडियम के साथ अटैच क्यों नहीं होता? The reason is because potassium and sodium both are metals. Okay. Now metals always have positive charge on them. तो यहाँ पे सोडियम पे there is a positive charge, पोटेशियम पे there is a positive charge, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है. अब आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव नहीं करेंगे ना एक दूसरे को अट्रैक्ट, इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम दे कैन नॉट जॉइन टुगेदर. तो क्या होता है कि ये सोडियम है, सोडियम गोज विथ क्लोरीन एंड पोटेशियम गोज विथ सल्फेट. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ओके, नाउ आपको ये मैं नाम लिख देता हूं. दिस इज पोटेशियम सल्फेट एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है. सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है. आप ऐसा भी कह सकते हो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली सोडियम जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फाइन. मैंने अभी भी इसको बैलेंस नहीं किया है. मैं अब हर रिएक्शन, इट इज अ होमवर्क फॉर यू, आप इनको बैलेंस करते जाओ. हर रिएक्शन आप देखते जा रहे हो, उनको आपको बैलेंस करते जाना है. ठीक है. सो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कोई आपको आई होप डाउट नहीं है. हम लोग और एक आध दो एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए. Let's say you have silver nitrate AgNO3, it is soluble in water, तो ये aqueous होगा. When it reacts with NaCl, which is also water soluble, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है. सो सिल्वर हैज अ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट हैज अ नेगेटिव चार्ज, सोडियम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव विल गो विथ नेगेटिव, सो यू विल गेट NaNO3 which is aqueous plus AgCl which is a solid, white colored solid. It forms a precipitate. So this again becomes an example of a double displacement reaction. Okay. और एक एग्जाम्पल करते हैं. Let's say you have barium chloride BaCl2. BaCl2 is soluble in water. So barium chloride. When it reacts with H2SO4,
सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो वाटर सल्यूबल। क्या होता है कि यहाँ पे अगेन पॉजिटिव नेगेटिव करते जाए, बेरियम हैज पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नॉन मेटल है तो इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन in this case, even though hydrogen is a non-metal, but hydrogen has a positive charge and sulfate has a negative charge. Hydrogen na can have both types of charges, okay, positive and negative. That is the speciality of hydrogen. So अब यहाँ पे क्या होगा, hydrogen will combine with chlorine, positive will combine with negative to form HCl, which is again water soluble, plus barium will combine with sulfate to form BaSO4. Okay, now this is again a white colored solid. अच्छा, मैंने आपको लिस्ट भेजी थी ना अलग अलग मेटल्स की, ग्रुप ऑफ मेटल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स की, मतलब बेसिकली फॉर डिफरेंट आयंस व्हाट आर द चार्जेस, ये मैंने आपको दिया हुआ है, करेक्ट। तो उसमें ऐड कर देना बेरियम इज +2, हाँ, वैलेंसी ऑफ बेरियम इज 2, ठीक है, एंड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1, फाइन। सो आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपको आई गेस अब समझ में आ चुका है। ओके, मैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर समथिंग कॉल्ड एज हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स कौन कौन से होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर योर हैलोजन एटम्स। ओके, उसमें से भी फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। एंड हमें ये पता है कि मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एटम कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एटम। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पोटेशियम आयोडाइड KI, ओके, अब KI में आप कुछ भी ऐड करो, फ्लोरीन ऐड करो, क्लोरीन ऐड करो या ब्रोमीन ऐड करो, दिस इज aqueous. Now ये fluorine, chlorine and bromine, all three of them are more reactive than iodine, are more reactive than iodine. Therefore, FClBr will displace I. Correct? So what you will get in this case is, अगर जो फ्लोरीन के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको KF मिलेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो KCl, एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको KBr, एंड ये जो आयोडीन है, दिस आयोडीन विल कम आउट। सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, वही अगर जो इफ योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज KBr, तो इफ यू सी ओवर हियर, ब्रोमीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर मोर रिएक्टिव। सो फ्लोरीन और क्लोरीन अगर जो आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज KF। अगर जो फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो KF बनेगा, क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो KCl बनेगा, एंड इस केस में ब्रोमीन विल कम आउट। नाउ ब्रोमीन इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल हैपन अगर जो KBr के साथ आप आयोडीन ऐड करोगे? नाउ वी नो दैट दिस इज लेस रिएक्टिव देन Br। नाउ जो लेस रिएक्टिव एटम्स होता है वो मोर रिएक्टिव एटम्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो इस केस में व्हाट यू विल गेट इज नो रिएक्शन। ठीक है, so because iodine is less reactive than bromine, therefore it cannot displace bromine. ठीक है, let's do two more examples of a displacement reaction. Okay, पहला एग्जाम्पल ये है, you have H2SO4 aqueous plus you add copper to it,
what would happen? Second case में H2SO4 aqueous and you add zinc to it, what will happen? अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी. रिएक्टिविटी सीरीज में इफ यू सी कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है ना, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव. सो आई कैन राइट कॉपर इज लेस रिएक्टिव therefore cannot displace hydrogen. So यहां पे your answer would be no reaction. But वही अब जिंक देखता है. If you see over here, जिंक जो है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऊपर आता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. मोर रिएक्टिव. सो यहां पे क्या होगा कि जिंक विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा देगा. सो व्हाट यू विल गेट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. Okay, so I'll say that it displaces hydrogen. So I hope you have understood what is displacement reaction. You have understood what is double displacement reaction. इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अच्छा, there are two more reactions which we have already studied, तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा. वो आप रेलेवेंट वीडियोस और एक बार देख लेना या रेलेवेंट नोट्स चेक कर देना. वन इज बेसिकली योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जहां पे प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड. प्रेसिपिटेट्स. सो प्रेसिपिटेट्स आर बेसिकली इनसोल्यूबल compounds. Insoluble compounds are formed. ठीक है. So when we talk of precipitation reaction, basically precipitation reactions are those reactions in which precipitates or insoluble compounds are formed. Okay. Now कई बार ये ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेट्स हैव अ पर्टिकुलर कलर एंड समटाइम्स इट इज दैट दे आर वाइट इन कलर. हम लोगों ने अभी कुछ रिएक्शंस किए हुए हैं जहां पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है. जस्ट अ मिनट. यू कैन सी दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. ओके, इसके बाद हम लोगों ने और कोई एग्जाम्पल किया हुआ है नहीं. ठीक है. वैसे आप देखने जाओ तो यहाँ पे ये भी तो प्रेसिपिटेट ही है. कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड. इफ यू सी ओवर हियर, कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड in this reaction. Iron is precipitated. So all these reactions are also the examples of precipitation reaction. ठीक है. उसके बाद आपको precipitation reaction, एंड हम लोगों ने पहले भी और एग्जाम्पल्स किए हुए, तो आप बस आपके नोट्स रेफर करो, आपको ये मिल जाएगा. उसके बाद there are two reactions which are important, exothermic and endothermic reactions. Okay. Now when I say exothermic reactions, exothermic में हमने पढ़ा हुआ है heat is released and यहाँ पे heat is absorbed. ठीक है. Now when we talk of exothermic reactions में heat is released. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे perspiration. आप जब when we perspire, बॉडी में से जो हीट होती है वो हीट निकलती जाती है, so that becomes an example of exothermic reaction. Okay. और exothermic reactions के एग्जाम्पल ये है कि combustion. आप जब किसी भी फ्यूल को बर्न करते हो, combustion of fuel,
अब बर्न क्यों करते हो किसी भी चीज को? आप फ्यूल को बर्न क्यों करते हो? हीट प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? सो कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट और रिलीजेस हीट, and because heat is released, combustion also becomes an exothermic reaction. Okay, please remember this. When I say exothermic, it does not mean release of energy. Okay, I'm talking only about heat. It is release of heat. So when I say exothermic reaction, heat is released, and when I say endothermic reaction, heat is absorbed. Okay, ठीक है? सो कंबशन ऑफ फ्यूल बिकम्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली मैंने आपको ये भी कहा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको जब कभी किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना हो तो हीट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी पहले पढ़ा हुआ है, तो अभी बस मैं ऊपर ये रिवाइज करवा रहा हूं. ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अच्छा, किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे आपको पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव मीथेन CH4. इट इज यूज्ड एज फ्यूल. व्हेन यू बर्न दिस, व्हेन यू रिएक्ट दिस विद ऑक्सीजन, what you get is CO2, which is a gas, and H2O, which is also a gas. अच्छा, इसको बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. आइडियली H2O लिक्विड होता है, बट बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि बहुत बार जो वाटर एलिमिनेट होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, फाइन. सो अगर जो आपको डाउट, ये कंफ्यूजन हो रहा था, जस्ट पुट लिक्विड स्टेट ओवर हियर. Now, why do you burn methane? You burn methane so that you get energy, you get heat energy. So products के साथ साथ heat is also released. आपको heat energy भी मिलती है. So this becomes an example of exothermic reaction. So exothermic reaction में heat जो होती है वो right hand side पे लिखी जाती है. आप ऐसे लिखते हो plus heat. It means heat is released. ये जो heat है, it is released. ठीक है? अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए ही आपको हीट चाहिए होती है. जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 है, यू नीड टू गिव हीट टू CaCO3, तब जाके ये CaO एंड CO2 में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये ब्रेक होगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो LHS पे लिखा जाता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये जो प्लस हीट है, इट इज रिटन ऑन RHS, प्रोडक्ट साइड, एंड यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे. कई बार कोई टेक्स्ट बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इस रिएक्शन को CaO प्लस CO2 प्लस आप ये साइड पे देखी जाओगे तो दिस बिकम्स माइनस हीट. ओके, so this is also another way of writing endothermic reaction. यहाँ पे माइनस हीट हो रहा है तो दिस इज एंडोथर्मिक. बट अवॉइड दिस, ये मेथड हमेशा लिखना अवॉइड करो, ये उतना सही नहीं है. ये लॉजिकली ज्यादा अच्छा लगता है कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो तब जाके ये ब्रेक होता है. ठीक है? सो you have understood now what is precipitation reaction, what is exothermic reaction, and what are displacement reactions. We will stop over here. In the next lecture, we will start off with oxidation and reduction reactions. ठीक है? Okay. चलो bye. Have a good day.